हेलो मेरे 4 मार्च वाले यूपी योद्धाओं, तो हो जाओ तैयार क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 12th फिजिक्स का एक महा मैराथन क्लास जो आपको कराएगा फिजिक्स में 70 में 69 प्लस पार। क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम पूरे फिजिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने, पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को देख कर जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि ये एक महा मैराथन क्लास है और यही रात अंतिम है भैया, एक दिन का गैप है, अच्छे से पढ़ लो। चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 14 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, उसको जाकर देख लेना। तो बस इतना तैयार करके जाना चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 14 तक। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस क्लास में जो है उन क्वेश्चंस को रखा गया है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन डेरिवेशन है जिसको आपको सेल्फ स्टडी करके मैनेज करना है, क्योंकि पूरा टॉपिक एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। लेकिन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आज मैंने करवाया है। वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि एक ही क्लास में आपका सारा कवर हो जाए। और नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री का है, उसमें भी हम आग लगा के आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किरण प्रकाश की चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है क्रांतिक कोण। देखिए ये वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। बहुत ज्यादा डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो क्रांतिक कोण की आपको परिभाषा लिखनी होती है। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन तक सबको बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा ताकि आपका न्यूमेरिकल भी इजी हो सके। ठीक है, तो देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है, यहां पे इसका डेफिनेशन आपको लिखना है। देखो 3 लाइन में है, सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो वो क्रांतिक कोण कहलाएगा। बस यही 2 लाइन आपको याद रखनी है क्रांतिक कोण के लिए। ठीक है, चूंकि डेफिनेशनल जो परिभाषा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको जानना काफी ज्यादा जरूरी था। बस इतना सा आपको लिखना है। ठीक है, दूसरी चीज हमारा आता है लेंस की क्षमता। देखिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। मतलब लेंस की क्षमता क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर वाले में। देखो लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि जो लेंस की क्षमता होती है उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। मतलब आप P = 1/f लिखेंगे, लेकिन जो फोकस दूरी लेंगे वो हम मीटर में लेंगे। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। अब देखिए हम फॉर्मूले की सहायता से इस डेफिनेशन की सहायता से इसका फॉर्मूला निकालेंगे। P = क्या बताया गया है, P = आपको बताया गया है कि लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो P = 1/f होगा। ठीक है, लेकिन f जो होगा वो मीटर में होगा। किसमें, मीटर में। तो ये आपका हो जाएगा लेंस की क्षमता का फॉर्मूला। ठीक है, P = 1/f। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको जैसे P नहीं निकालना है, मान लीजिए आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है, तब आप क्या करोगे, आपको P निकालना होगा तब। तो देखिए इसका एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अगर F को आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो ऊपर आप लोग 100 कर देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर, तो 100/f होगा। अब ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये मेन पॉइंट है, बेसिक पॉइंट जो अक्सर आप लोग याद नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग फोकस दूरी मीटर में लेंगे तो P = 1/f होगा। अगर आप फोकस दूरी सेंटीमीटर में लेंगे तो P = 100/f होगा। ठीक है,
समझ में आया। तो ये कहीं कहीं फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में निकालनी होती है, तो एफ आपको पी दिया रहता है, तो पी को यहां लाएंगे तो एफ सेंटीमीटर में निकालना होगा, तो 100/p वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मात्रक जो होता है वो तो अभी हमने आपको बता दिया, ऊपर एक लाइन में डिस्क्राइब मैंने किया है कि इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मात्रक डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। किससे? डी, ठीक है, डायोप्टर होता है, ठीक है। बस इतना सा आपको लिखना है कि इसका मात्रक डायोप्टर होता है, बस हो गया। तो ये आपका हो गया कि लेंस की क्षमता क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं ताकि ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो सके और एग्जाम में आप लोग जाएं और छाप के आए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखो ये न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों प्रतीकों का अर्थ बताइए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, या क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं। तो देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। एन इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख देता हूं, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, ठीक है, और अपान साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इसको बिल्कुल से याद रखिएगा, अगर भूल गए तो समझ लीजिए आपके न्यूमेरिकल के नंबर कट हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग कहेंगे एन क्या है, ये तो अपवर्तनांक है, ए क्या है, यहां पे ए क्या है और डेल एम क्या है। देखो ए जो आपका है ये होगा प्रिज्म कोण, क्या होता है ये, प्रिज्म कोण, ठीक है, ये आपका प्रिज्म कोण है। और डेल एम क्या है, ये अल्पतम विचलन कोण है, इसको भी लिखना पड़ेगा, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है, ये आपका है। तो आपको फॉर्मूला पूछा गया था, प्रयुक्त संकेतों के अर्थ भी बताने थे, तो आपको मतलब ए क्या है डेल एम क्या है ये आपको बताना था, तो मैंने इसको भी बता दिया। काफी ज्यादा इजी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको आप लोग बिल्कुल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से समझने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आवर्धन या रेखीय आवर्धन क्या होता है, मतलब लेंस की मैं बात कर रहा हूं। किसी लेंस द्वारा आवर्धन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, किसी लेंस द्वारा आवर्धन से आप क्या समझते हैं, आवर्धन या रेखीय आवर्धन। देखिए लेंस की बात की जा रही है, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे आवर्धन या रेखीय आवर्धन। देखो लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है और जो वस्तु की लंबाई होती है, इसी के अनुपात को ही हम आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट तो स्मॉल एम से करते हैं। स्मॉल एम इक्वल टू क्या कहा गया ऊपर, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, तो ऊपर लिख देंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, और अपान में लिख देंगे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो आपने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर इसको हम लोग वर्ड में लिखे तो m इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से डिनोट करते हैं, वस्तु की लंबाई को O से डिनोट करते हैं। तो ये आपका रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होगा। या अगर लेंस में बात की जाए तो एक और इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू V अपान U, V अपान U, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति अपान वस्तु की स्थिति। तो ये आपका फॉर्मूला भी होता है।
तो दोनों आप लिख सकते हैं, या करके इसको लिख सकते हैं, दोनों लिख लीजिए, ठीक है। m इक्वल टू आई अपान ओ भी होता है, आई है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ है वस्तु की लंबाई, ठीक है। और m इक्वल टू वी अपान यू भी होता है, इसी का फॉर्मूला। तो यही होता है लेंस का आवर्धन या रेखीय आवर्धन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया है और ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। यानी कि दो पतले लेंस जो है वो संयोजन में रखे हैं, ठीक है। तो संयोजन में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी और उनकी क्षमता का आपको फॉर्मूला बताना है। तो मैंने एक छोटा सा हेडिंग डाला है, ऊपर देखिए क्या लिखा है मैंने, कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी एवं क्षमता का फॉर्मूला। सबसे पहले हम फोकस दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो अगर दो लेंस संपर्क में रखें तो उनके फोकस दूरी का फॉर्मूला होगा 1/f इक्वल टू, देखिए पहले लेंस की फोकस दूरी 1/f1 प्लस दूसरे लेंस की फोकस दूरी 1/f2, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा ये भी जान लीजिए। क्षमता का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो हमें पता है, यहां पे आप छोटा सा डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं, चूंकि P इक्वल टू होता है 1/f, क्या होता है 1/f। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है। तो 1/f के जगह पर P रख देंगे, P इक्वल टू, अब संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता का फॉर्मूला, तो 1/f1 के जगह पर P1 लिख देंगे पहले लेंस की क्षमता, f2 के जगह पर P2 लिख देंगे। यही होगी संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता का फॉर्मूला, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं बता देता हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है और ऐसे कुछ पूछा जाता है कि दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, दो उत्तल लेंस हैं जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो पहले हम एक एक लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, फिर हमें फॉर्मूला पता ही है कि दो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P इक्वल टू P1 प्लस P2, फिर दोनों क्षमताओं को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले लेंस की फोकस दूरी को f1 मान लेंगे, दूसरे की फोकस दूरी को f2 मान लेंगे। f1 हमारा 20 सेंटीमीटर, भाई दोनों का 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब पहले लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। पहले लेंस की क्षमता, ठीक है, पहले लेंस की क्षमता। तो P इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होगा, P1 मानेंगे इसको, क्योंकि पहले लेंस के लिए हम निकाल रहे हैं, तो P1 मान लिया मैंने। तो P1 इक्वल टू फॉर्मूला होगा 1/f1, ठीक है। क्या होगा 1/f1। अब आप लोग कहेंगे सर जी यहां पे जो आपका f है फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है। तो हम 1/f1 का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर 100/f1। देखिए सही आप लोग सोच रहे हैं, 100/f1 वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो 100/f1 लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहां से P1 हमारा आ जाएगा, P1 इक्वल टू 100/f1 की वैल्यू है, क्योंकि सेंटीमीटर में तो ऊपर 100 रहेगा, 20 है, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 100 को 20 से कट करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा P1 इक्वल टू आ गया 5 डायोप्टर, या +5 डायोप्टर भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब दूसरी चीज, दूसरे लेंस की क्षमता सेम इसी तरह निकलेगी, उसमें भी कुछ नहीं है। दूसरे लेंस की क्षमता, ठीक है। दूसरे लेंस की क्षमता हमें निकालनी है, तो सेम फॉर्मूला यहां पे भी होगा। यहां पे P2 होगा और P2 इक्वल टू होगा हमारा 100/f2 यहां पे होगा, ठीक है, f2। ये हो गया फॉर्मूला, मतलब उसी तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो P2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100, तो आपका 100 ही है, f2 की वैल्यू यहां पे भी 20 है, तो P2 भी हमारा आएगा 5 डायोप्टर। P2 इक्वल टू आ गया +5 डायोप्टर,
+5 डायोप्टर। ठीक है, ये इतना आ गया। अब हमें दोनों लेंस की क्षमता पता चल गई तो संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, क्योंकि आपको संयुक्त लेंस की क्षमता ही निकालनी है। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता यानी कि संयुक्त लेंस की क्षमता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, और P इक्वल टू दोनों क्षमताओं को जोड़ देंगे P1 प्लस P2। अब भैया दोनों को जोड़ेंगे, ये संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो P इक्वल टू हमारा आ जाएगा, P1 की वैल्यू भी +5 है और P2 की वैल्यू भी +5 है, दोनों को जोड़ेंगे हम जब, तो हमारा आ जाएगा P इक्वल टू 10 डायोप्टर। कितना? +10 डायोप्टर, और यही हमारा संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो एक मैंने बताने का आपको प्रयास किया ताकि इसको आप जानेंगे तो आसानी रहेगी, आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो उत्तल लेंस की जो फोकस क्षमता है उसको कैसे हम निकालेंगे अगर फोकस दूरी दी गई हो तब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अकॉर्डिंग, वो है प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला आपको बताना है। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है? ऐसे क्वेश्चन आता है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, यानी कि प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। ठीक है, लघु उत्तरीय में आपका क्वेश्चन ये आता है। देखो क्या है प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिए इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी काफी सारे आते हैं जो मैंने इसमें नहीं लिया है, इसमें मैंने उन्हीं टॉपिक्स को लिया है जो मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली मैंने ज्यादा टॉपिक्स नहीं लिए हैं। तो देखिए प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है, प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी तथा लाल रंग के निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है, मान लीजिए प्रिज्म है, ठीक है, और उससे सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो उस प्रिज्म से होकर गुजर रहा है, ठीक है, तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण, यानी कि बैगनी और लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण जो होगा, तथा मध्यवर्ती जो पीला रंग है, पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को ही प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहेंगे। यानी कि ऊपर हम लोग बैगनी रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंगे NV और लाल रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंगे NR, और उसका अनुपात किससे करेंगे, उसका रेशियो होगा पीले रंग के पदार्थ के अपवर्तनांक से। इसको जो है प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो अभी मैंने बताया वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ओमेगा से, और ओमेगा इक्वल टू आपका फॉर्मूला जो होगा वो होगा NV यानी कि बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक माइनस NR लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक और अपान NY पीले रंग के पदार्थ के प्रकाश का अपवर्तनांक -1। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका फॉर्मूला होगा वर्ण विक्षेपण क्षमता का। ओमेगा इक्वल टू आपका होगा NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा इसका। ठीक, समझ में आया? तो NV कोई पूछे क्या है, तो ये बैगनी रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक है, NR जो है ये लाल रंग का अपवर्तनांक है, NY जो है ये पीले रंग का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो वही ऊपर कहा गया था कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न जो कोणीय परिक्षेपण होगा और मध्यवर्ती पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को ही प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहेंगे। तो ऊपर बैगनी और लाल है, नीचे पीला रंग है। ठीक है, इसी के रेशियो को ही हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है। देखो क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं आप। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। मतलब अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के नियम क्या हैं।
देखिए कोई नया टॉपिक नहीं है, आप हाई स्कूल से ही इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो आगे के डेरिवेशंस हैं उसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन जो इसमें है 2-3 डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका मैं पार्टिकुलर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है पहले इसको समझते हैं, विथ फिगर समझेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो यहां पे दो माध्यम है, एक ये आपका विरल माध्यम है, इसको नाम दे देंगे विरल माध्यम, मैंने ऑलरेडी कुछ चित्र बना रखा है, और ये सघन माध्यम है, ठीक है। तो क्या कहा गया, यहां से एक प्रकाश चली, देखिए ये प्रकाश है, ये यहां पे आ रही है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, आप यहां पे लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब जो किरण आ रही है, ठीक है, वो आपतित किरण होगी। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में, देखिए प्रकाश आया, प्रकाश किरण आई, ठीक है, और जब ये दूसरे माध्यम में, देखिए जब ये दूसरे माध्यम में जाने लगी तो थोड़ा सा अपनी दिशा से भटक गई, क्योंकि इसको ऐसे सीधा आना चाहिए था, देखिए यहां पे, ठीक। देखिए ध्यान से समझिए इस चित्र को, ये प्रकाश आई और जब इस सघन विरल माध्यम में थी, जब ये सघन माध्यम में थोड़ा सा अपनी दिशा से बदल गई, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसी को अपवर्तन कहते हैं। देखो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए ये आपतित किरण है, जब ये आई तो जब ये सघन माध्यम में जाने लगी तो इसकी दिशा और वेग दोनों बदल गई। इस किरण को हम बोलेंगे अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन के पश्चात ये किरण आई है, ठीक है। तो अपवर्तित किरण, ठीक है। कौन है अपवर्तित किरण, ये आपका अपवर्तित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है। और इस पर एक अभिलंब हम खींच देंगे, देखो ये यहां से आई यहां पे गई, इस पर एक सीधा सीधा अभिलंब हम खींच देंगे, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, ये दोनों को पृथक करता है। देखो ये सघन माध्यम और विरल माध्यम को पृथक करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पृथककारी तल, पृथककारी तल इसको बोलेंगे, ठीक है, जो दोनों को पृथक करता है। तो समझ में आया, आपतित किरण जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, देखिए विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश की, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये आपका अभिलंब होगा, जो मैंने डॉट डॉट से किया है, इसका नाम दे देंगे अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग नाम देंगे आई। और देखिए यहां पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रहा है जिसको हम लोग नाम दे देंगे आर, ठीक है। अब आई क्या है, ये आपतन कोण है, और आर क्या है, ये अपवर्तन कोण है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक बार फिर से क्लेरिफाई करते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, देखिए प्रकाश आया एक पारदर्शी माध्यम से, ये विरल माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, देखिए दूसरे में जब इसने प्रवेश किया तो इसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाती है। देखो इसको सीधे जाना चाहिए था, ये थोड़ा सा इधर चली आई, ठीक है, तो इसकी दिशा और वेग दोनों बदल गई। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में समझें तो एक जगह से आकर वो जब दूसरी जगह पे जाएगी तो थोड़ा सा अपनी दिशा और उससे भटक जाएगी, ठीक है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। अब यहां पे जो आपतित किरण, अब इसके नियम अगर आपको लिखने हो तो कैसे लिखोगे, देखो आप लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण आई यहां पे, अभिलंब भी यहां पे है, अपवर्तित किरण भी यहां से गई, तो तीनों एक ही तल में है ना। तो आप लिख सकते हैं पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, जो आपतन कोण की ज्या है, ज्या का मतलब साइन, ठीक है। तो साइन आई जो होगा वो अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होता है। मतलब जो आपतन कोण की ज्या आई है और अपवर्तन कोण की ज्या जो साइन आर है, इसका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है। यही दोनों इसके नियम भी हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग नियम भी लिखेंगे, कुछ है नहीं नियम में।
उसको भी यहां पे लिखेंगे। इतना समझ में आ गया, ये नियम समझ में आ गया। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाएगी। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो किरण आई उसको आपतित किरण, जो अपवर्तित हुई उसको अपवर्तित किरण, ठीक है। और इस पर एक हमने अभिलंब खींच दिया, और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एंगल बना उसको आपतन कोण कहेंगे। और जो आपका अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बना उसको, जो कोण बना उसको अपवर्तन कोण कहेंगे। तो देखिए पहला नियम, अपवर्तन के नियम क्या है। प्रकाश का अपवर्तन निम्न दो नियमों के अनुसार होता है। सबसे पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण जो आई, अपवर्तित किरण जो गई और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, पृथककारी तल में। तो ये पहला नियम है किसका, प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है। दूसरा नियम समझिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक नियतांक होती है। मतलब आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इनका जो अनुपात होगा वो एक नियतांक के बराबर होगा। यानी कि आप यहां पे लिख सकते हैं, इनके कहने का मतलब है कि जो एंगल दोनों बना था ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है। इनकी जो ज्या है देखो साइन आई, ठीक है, और अपान साइन आर, इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा एक नियतांक के, ठीक है, कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं नियतांक, ठीक। यही हमारा दूसरा नियम है। अपवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है, ये आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। और इसी नियतांक को हम लोग बोलते हैं, देखिए साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पे, एन लिख देंगे। इसी को अपवर्तनांक हम लोग बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एन क्या है, ये अपवर्तनांक है, ऐसे लिख देंगे एन इक्वल टू अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है मेरे अकॉर्डिंग, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो आपका नियम है सेकंड वाला, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ऐसे लिख दीजिए। इस नियम को स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो यही आपका था अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन का नियम। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे, देखिए प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया आपको, मैंने विथ फिगर आपको समझाया, अपवर्तन के नियम भी मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। इसमें मैंने आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मैं 2-3 डेरिवेशंस है जो मैंने इसमें नहीं कराया, ठीक है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, उसका पार्टिकुलर वीडियो मैं अलग से लेकर आऊंगा। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बहुत जल्दी, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं बहुत जल्दी उसका एक पार्टिकुलर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जो डेरिवेशन है इस चैप्टर के। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ब्रूस्टर का नियम है। मतलब सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस को बताऊंगा, जो कुछ छोटे क्वेश्चन हैं, उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ेंगे। व्यतिकरण, विवर्तन, अध्यारोपण का सिद्धांत, दोनों में व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, ब्रूस्टर का नियम, सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए ब्रूस्टर का नियम क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, ब्रूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है हमारे फिजिक्स के चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी में। देखिए क्या है ब्रूस्टर का नियम, इसमें कुछ है नहीं, मतलब है तो बहुत सिंपल सा नियम, ठीक है। मतलब ब्रूस्टर का नियम जो है वो काफी ज्यादा सिंपल सा एक नियम है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ब्रूस्टर का नियम होता क्या है, किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n तथा ध्रुवण कोण Ip में संबंध n = tan Ip होता है। इस संबंध को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। यानी कि n = tan Ip होता है, इसी नियम को ही हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। बहुत ही इजी ये नियम है,
मतलब आपको इतना ही लिखना होता है कि जो n होता है किसी पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक n होता है वो tan IP के बराबर होता है। IP जो आपका है ये ध्रुवण कोण है IP, ठीक है, ये इसी के बराबर होता है। इसी नियम को ही हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। बस इतना सा लिखना है, कुछ इसमें नहीं है ब्रूस्टर के नियम में, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, यहां पे n है अपवर्तनांक, ऐसे लिख देता हूं मैं, n है अपवर्तनांक और IP क्या है ये भी मैं लिख देता हूं थोड़ा कंफर्म करने के लिए। n है आपका अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक है, और जो IP है ये ध्रुवण कोण है। क्या है? ध्रुवण कोण। तो देखिए जो ब्रूस्टर का नियम है वो हमारे अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण के बीच रिलेशन को दर्शाता है कि आखिर इसमें संबंध क्या होता है। तो किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n तथा ध्रुवण कोण IP में जो संबंध होता है n = tan IP, इस संबंध को ही ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। यही आपको लिखना है। 2014, 16, 17, 19 में ये पूछा जा चुका है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब IP की जो वैल्यू होती है, देखिए वायु कांच के लिए, देखिए वायु कांच के लिए जो ध्रुवण कोण की वैल्यू होती है, यानी कि IP का मान जो होता है, IP का मान 57 डिग्री होता है। जो ध्रुवण कोण का मान होता है वो 57 डिग्री होता है। यानी कि वायु और कांच के लिए जो ध्रुवण कोण IP है इसका मान 57 डिग्री होता है। बस इतना सा आपको लिखना है। यही रिलेशन होता है अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण में। बस हो गया, इतना सा आपको लिखना था और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत सारे टॉपिक है जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे जो इस चैप्टर का तरंग प्रकाश की चैप्टर का अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे आता है क्वेश्चन, अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन आपका कैसे आता है वो भी मैं दिखा देता हूं, जानना जरूरी है। अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। कोई भी माध्यम है उसमें जो तरंगे हैं वो एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती है। ऐसे तरंग है, ठीक है, ये दूसरी तरंग है। थोड़ा अच्छे से मैंने नहीं बना पाया। तो तरंग क्या होती है? जो कंपन होता है आप लोग देखते होंगे उसमें तरंग उत्पन्न होती है। तो किसी माध्यम में दो अथवा दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। अतः माध्यम के, जो आपका माध्यम है उसके प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि दो तरंगे जो है एक साथ एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित के तो चल सकती हैं, लेकिन ये किसी माध्यम में चलेंगी क्योंकि तरंग के संचरण के लिए, तरंग के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। और माध्यम में बहुत सारे कण होंगे, जैसे हमारे आसमान में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, धूल के, लेकिन वो आपको नहीं दिखते, ठीक है। तो अतः माध्यम में प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन, जो माध्यम में कण है उनका जो परिणामी विस्थापन होगा वो दोनों तरंगों द्वारा, ये जो दोनों तरंगे हैं इनके द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी कि जो माध्यम में जो कण है उसका किसी क्षण परिणामी विस्थापन जो है वो दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। इसको आपको याद करना होगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा और बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा। मतलब ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप लोग पढ़ के ही जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रकाश का व्यतिकरण। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, और टॉपिक का नाम है प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे तरंग प्रकाशिकी का। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, मतलब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, यानी कि आवश्यक प्रतिबंध क्या है। ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों में 3 नंबर में पूछे जाते हैं और काफी बार ये एग्जाम में आ चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो 2014, 15, 16, 19, 22, ठीक है, सब में ये
क्वेश्चन आ चुका है। तो ये होता क्या है, सबसे पहले इसको हम डीपली समझेंगे। देखो आपको पता है कि प्रकाश जो है वो एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो देखो समान आवृत्त की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, अभी मैं आपको बताऊंगा आयाम क्या होता है, तरंग क्या है, ठीक है। जब किसी माध्यम में एक साथ चलती है, यानी कि दो ऐसे प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब वो किसी ऐसे माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न भिन्न होती है। यानी कि प्रकाश जो माध्यम, जिस माध्यम में तरंग चल रही है, उस माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम यानी कि लगभग शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। मतलब व्यतिकरण को अगर हम लोग समझें तो दो तरंगे जब आपस में चलती हैं और वो किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझें, ठीक है। तो प्रकाश तरंगों की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि जब वो मिलती हैं तो उनकी तीव्रताएं कहीं कहीं तो न्यूनतम होती है यानी कि शून्य होती है और कहीं कहीं अधिकतम होती है। जैसे देखिए तरंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई तरंग है, ठीक है, ये आपका देखिए तरंग, ये आपका माध्यम है कोई, और इस माध्यम में जो है तरंग चल रही है। देखिए तरंगे ऐसे चलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ऐसे। तो ये देखिए ऐसे तरंग जा रही है। अब ये तरंग हो सकती है लॉन्ग हो, थोड़ा सा और बड़ी तरंग हो, ठीक है। तो इसको आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो देखिए यहां पे देखने वाली बात क्या है, देखो समान आवृत्त की दो प्रकाश तरंगे, देखिए समान आवृत्त की जब ये दो प्रकाश तरंगे किसी ऐसे जिनके आयाम समान हो, आयाम क्या होता है, देखिए तरंग में जो ये ऊपर का सिरा होता है इसको हम लोग श्रृंग बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। और जो ये नीचे होता है, जो ये होता है पोर्शन, ठीक है, इसको हम लोग गर्त बोलते हैं। क्या, जो ये सिरा आपका है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को आयाम कहते हैं, ठीक है। तो जब समान आवृत्त की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ जब ये दोनों चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता, देखिए व्यतिकरण क्या है उसको समझ लीजिए। ये दो प्रकाश तरंगे जब समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे चलेंगी तो वो किसी ना किसी बिंदु पर देखिए मिल रही हैं, ठीक है। तो इसी को ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और जब ये आपस में मिलेंगी तो कहीं पर तो इनकी तीव्रता अधिकतम होगी, कहीं पर न्यूनतम होगी। अभी व्यतिकरण के प्रकार में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कहीं पर अधिकतम होगी, कहीं पर न्यूनतम होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनके प्रकार को समझेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जिनकी आवृत्ति समान हो, वो जब किसी माध्यम में चलती हैं और किसी बिंदु पर मिलती हैं तो इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दूसरी भाषा में समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं, जब ये किसी माध्यम में एक साथ चलेंगी तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब प्रकार में समझिए, प्रकार में अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। देखिए व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, सबसे पहला विनाशी व्यतिकरण और दूसरा समपोषी व्यतिकरण, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि व्यतिकरण जो है ये दो प्रकार का होता है, व्यतिकरण के प्रकार भी पूछे जाते हैं। अब विनाशी व्यतिकरण क्या होगा, देखिए कहीं पर तीव्रता अधिकतम होती है, कहीं पर न्यूनतम होती है, तो वो व्यतिकरण होता। लेकिन विनाशी व्यतिकरण क्या है, जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। अब विनाशी नाम से स्पष्ट है, विनाश, ठीक है, मतलब वृद्धि में कमी, न्यूनतम, ठीक है, विनाश होगा भाई तो न्यूनतम होंगे, कमी आएगी, ठीक है। तो जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होगी उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। और समपोषी व्यतिकरण क्या है, जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होगी उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। अब देखिए प्रकाश तरंगों का मिलना ही व्यतिकरण कहलाता है, तो वो कई प्रकार से मिल सकती है। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं यहां पे एक तरंग, देखिए तरंगे दो प्रकार से मिल सकती हैं। एक तो आपका जैसे ये एक तरंग जा रही है, देखो ध्यान से समझिएगा इसको, ये आपकी तरंग आई, ठीक है। अब ऐसे ही एक दूसरी तरंग देखिए ये, ठीक है, ये दूसरी तरंग आ गई, ठीक है। तो देखिए यहां पे भी दोनों तरंगे आपस में मिली, देखिए यहां पे और यहां पे दोनों तरंगे मिली,
ठीक है, यहां भी व्यतिकरण होगा, लेकिन ये कौन सा व्यतिकरण होगा, ये समपोषी व्यतिकरण होगा, क्योंकि अगर इसका श्रृंग और श्रृंग देखिए दोनों एक ही कला में हैं, दोनों समान कला में हैं, तो इनकी तीव्रता जो यहां पर होगी, प्रकाश तरंग की जो तीव्रता आई होगी वो अधिकतम होगी, और जहां अधिकतम होगी वो समपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। मतलब देखिए यहां पे जो व्यतिकरण हो रहा है, दोनों तरंगे जो है समान कला में है, ठीक है, और दोनों मिल भी रही हैं। देखिए यहां पे एक बिंदु पर मिली और दोनों तरंगे समान कला में हैं, तो जब दोनों तरंगे समान कला में होंगी तो इनकी जो तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी। ये होगा समपोषी व्यतिकरण का उदाहरण। किसका? समपोषी व्यतिकरण का उदाहरण। अब विनाशी व्यतिकरण क्या होता है वो भी यहीं पे हम लोग समझेंगे। देखिए विनाशी व्यतिकरण क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पे जो तरंगे होंगी, देखिए एक तरंग ये आई, देखिए ये, ठीक है, और दूसरी तरंग ये गई, ठीक है। यहां पे देखिए दोनों तरंगे समान कला में नहीं है, इसका ये श्रृंग है, ये गर्त है, ठीक है, इसका श्रृंग ये गर्त, इसका देखिए दोनों तरंग का श्रृंग ऊपर था, गर्त अलग था, दोनों समान कला में थे, लेकिन यहां पे ये समान कला में नहीं है। यहां जिस बिंदु पर ये मिल रही है तो इनकी तीव्रता यहां पर न्यूनतम होगी या फिर शून्य होगी। तो ये होगा एग्जाम्पल विनाशी व्यतिकरण का, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण में बताया गया है कि जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो समपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंग जो है समान कला में होंगे और किसी बिंदु पर मिलेंगे तो उस बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी, तो वो समपोषी व्यतिकरण होगा। और विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंग जो है वो समान कला में नहीं होते हैं, जिनसे इनकी तीव्रता जो है क्या होता है, दोनों समान कला में रहेंगे नहीं रहेंगे तो इन एक दूसरे के प्रभाव को ये नष्ट कर देती हैं, ठीक है। तो यहां पे विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा। तो यही होता है व्यतिकरण और व्यतिकरण के प्रकार, ठीक है। एक प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसके प्रतिबंध है, कुछ शर्त है व्यतिकरण के। देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, देखो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए अथवा दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए, ठीक है, ये है। दूसरा, दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए, मतलब दोनों तरंग की आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य दोनों बराबर होना चाहिए, तभी व्यतिकरण होगा, ठीक है। दूसरा, दोनों तरंगों के आयाम भी बराबर होने चाहिए, आवृत्ति भी बराबर होनी चाहिए, आयाम भी, क्योंकि मैंने बताया था समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, तो आवृत्ति और आयाम दोनों समान होने चाहिए। चौथा देखिए क्या है, प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए, जिससे दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में चले और फ्रिंजें अधिक चौड़ी बने। और पांचवा है, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। तो ये कुछ शर्त हैं, जब ये शर्त पूरा होगा तभी प्रकाश का व्यतिकरण संभव हो सकेगा, ठीक है। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो मैंने आपको व्यतिकरण बताया है, तो इसमें जो प्रकाश की तीव्रता आई होती है वो तरंगों का जो आयाम होता है ए, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आई अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये न्यूमेरिकल में ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो प्रकाश तरंग की तीव्रता है वो उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो आपका हो गया व्यतिकरण के लिए शर्त। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कला संबद्ध स्रोत। ये क्या होते हैं कला संबद्ध स्रोत? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आपके कई बार आ चुका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, यानी कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में एग्जाम में आते हैं। देखिए, ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। यानी कि ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर जो है वो हमेशा नियत रहे, ऐसे स्रोत को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। मतलब 2 लाइनर इसका डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा, कि ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है वो कला संबद्ध स्रोत कहते हैं उनको। 2 कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि जो कला संबद्ध स्रोत हैं ये किसी भी डिवाइस या युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये आपका हो जाएगा कला संबद्ध स्रोत। ये क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है प्रकाश का विवर्तन। ऐसे क्वेश्चन आता है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार लिखिए। मैं आपको प्रकार भी बताऊंगा कि ये कितने प्रकार का होता है। जैसे व्यतिकरण है, ये भी एक प्रकाश की ही घटना है, ठीक है, तरंग की। ऐसे ही प्रकाश का विवर्तन भी होता है। देखिए इसमें क्या होता है, वहां पे दो तरंगे आपस में मिलती थी, अध्यारोपित होती थी, तो उसको हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते थे। विवर्तन में देखिए, जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाएगा तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाएगा। जैसे एक पर्दा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे हमने एक पर्दा ले लिया, ठीक। अब इसमें एक अवरोध है छोटा सा, या छिद्र भी बोल सकते हैं, छिद्र से आकर, ठीक है, अवरोध है। अब देखिए मान लीजिए कोई स्रोत है, जैसे हमारा सूर्य ही हो गया, यहां पे एक स्रोत है, ठीक है, ऐसे। अब यहां से एक प्रकाश जाती है, देखिए ऐसे प्रकाश गई यहां पे। अब ये जो अवरोध है या द्वारक है, ठीक है, इससे होकर ये जा रही है तो इसको सीधे जाना चाहिए था वैसे तो, लेकिन जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है, ये जो प्रकाश आई ये सीधे ना जाकर ऐसे ऐसे मुड़ गई, ठीक है, किनारों से ऐसे मुड़ गई, तो इसी घटना को ही हम बोलेंगे प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। ये आपका स्रोत है जिससे प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, ये आपकी प्रकाश जा रही है, देखिए प्रकाश कहां जा रही है, देखिए ये आपकी प्रकाश जा रही है, ठीक है, और ये एक पर्दा है और पर्दे में ये एक छोटा सा छिद्र या द्वारक जिसको बोल सकते हैं। तो जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से देखिए मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जिस प्रकाश को सीधे जाना चाहिए था वो इस द्वारक से टकराकर मुड़ गया, ठीक है, किनारों से मुड़ गया, तो इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कितने प्रकार का होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विवर्तन के प्रकार, देखिए विवर्तन दो प्रकार का होता है, एक फ्रेनल विवर्तन और एक फ्राउनहोफर विवर्तन, दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। मतलब प्रकाश आया किसी अवरोध या द्वारक, इसको लिख देता हूं मैं, अवरोध या द्वारक, आप छिद्र भी लिख सकते हैं, ठीक है, अवरोध या द्वारक, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश का इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है, द्वारक लिख दीजिएगा इसको, द्वारक, ठीक है। तो ये आपका प्रकाश का विवर्तन है। विवर्तन दो प्रकार का होता है, फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन, ठीक है। अब फ्रेनल विवर्तन क्या है, सबसे पहले जब पर्दा एवं प्रकाश स्रोत, देखिए जो ये पर्दा आपका है और ये जो प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर हो, यानी कि ये पर्दा और प्रकाश स्रोत जो विवर्तक वस्तु है इससे निश्चित दूरी पर होगी तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। इस नोट पॉइंट देखिए, इस विवर्तन का उपयोग गोलीय एवं बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है। यानी कि फ्रेनल विवर्तन जो होता है इसका यूज गोलीय और बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में हम लोग करते हैं। मतलब अगर आपका पर्दा एवं प्रकाश स्रोत विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर होगा, यानी कि एक निश्चित दूरी पर, लिमिटेड दूरी पर, तो पर्दे पर प्राप्त जो विवर्तन होगा वो फ्रेनल विवर्तन होगा। और ये जो विवर्तन है इसका उपयोग गोलीय एवं बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है। यानी कि ये जो प्रकाश स्रोत है और जो पर्दा है इसकी जो है विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर ये होंगे, तब जो है इस पर्दे पर जो विवर्तन होगा इसको फ्रेनल विवर्तन कहेंगे। अब दूसरा फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है, देखो, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा विवर्तक वस्तु से आभासी या असीमित दूरी पर हो, यानी कि काफी ज्यादा दूरी पर हो जिसकी लिमिट ही ना हो, असीमित का मतलब अनलिमिटेड, ठीक है, दूरी पर हो, तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाएगा। यानी कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दा विवर्तक वस्तु से, ठीक है, आभासी या असीमित दूरी पर होगा तब पर्दे पर प्राप्त जो विवर्तन होगा वो फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाएगा। और इस फ्राउनहोफर विवर्तन का उपयोग समतल तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका विवर्तन होगा और विवर्तन के प्रकार होंगे, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे, प्रकाश
का व्यतिकरण और विवर्तन, इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है। देखिए हमने दो कॉलम बना रखे हैं, एक तरफ है व्यतिकरण और दूसरी तरफ है विवर्तन। ठीक है, व्यतिकरण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरफियरेंस, और विवर्तन को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्यतिकरण क्या होता है, ये घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। यानी कि जो व्यतिकरण है ये घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिमाण है। ठीक है, और ये विवर्तन क्या है, ये घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाले द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिमाण है। ये लाइनें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूंगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। सुबह उठकर इसको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत कम ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिक्स होते हैं, उसी में से इकलौता ये भी टॉपिक है। ठीक है, इसको भी पढ़ के आप लोगों को जाना है। दूसरा, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती है। मतलब जो व्यतिकरण है इसमें जितनी भी दीप्त फ्रिंजें होंगी वो एक समान तीव्रता की होंगी। और विवर्तन में इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं। यानी कि विवर्तन में जितनी भी दीप्त फ्रिंजें होंगी वो अलग अलग तीव्रताओं की होंगी और तीव्रता के घटते क्रम में होंगी। ठीक है, तो ये आपका विवर्तन। तीसरा, इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। व्यतिकरण में जितनी फ्रिंजें होंगी सब समान चौड़ाई में होंगी, और विवर्तन में इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में इसमें निम्निष्ठ प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होते हैं। यानी कि व्यतिकरण में जो निम्निष्ठ होंगे वो प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होंगे, और इसमें ऐसा नहीं होता। चार डिफरेंस मैंने आपको बताया, ऐसा भी आता है क्वेश्चन कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में कोई तीन अंतर लिखिए, कोई चार अंतर लिखिए, तो वो आप तीन चार जो भी है चारों याद रखिएगा। जो जितना आता है आप लिख सकते हैं, अगर गिनती नहीं दी जाती कि इतना अंतर लिखो तो आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये चार अंतर आप लोग बिल्कुल से याद रखिएगा। इतने टॉपिक जो मैंने आज आपको बताए हैं ये सारे टॉपिक हमारे इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमारा है ये हमारे चैप्टर विकिरण एवं द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति चैप्टर है इसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, चैप्टर 11 का। क्योंकि चैप्टर 10, 9 ये सब मैं आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं। तो क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखेंगे ये 2016, 18, 20, 22 सब में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार भी आएगा। देखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो देखो इसका पहले डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। ऐसे ऐसे मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में, टेंशन मत लेना। देखो, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्त का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मान लीजिए कि कोई धातु है, ये देखो मान लीजिए ये आपका धातु है। ठीक है, धातु में मेटल आपका हो गया। ठीक, तो इसमें धातु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, धातु है इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये, ठीक है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका जो है ये एक धातु है। ठीक है, अब क्या कहा गया है ऊपर ध्यान से समझना, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, अब मान लीजिए उचित आवृत्ति का प्रकाश इस धातु की सतह पर आकर पड़ा। देखो ये आवृत्त है, मतलब ये प्रकाश है, कोई प्रकाश इस धातु की सतह पर आकर पड़ा। ठीक है, डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो जो धातु का पृष्ठ है इसमें इलेक्ट्रॉन है, इससे इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, तो इसी घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहेंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन लिख दीजिएगा ऐसे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन।
और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि सिंपल सा है, जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन और इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया? कुछ है नहीं, एक धातु की सतह है, उस पर हमने एक प्रकाश डाला उचित आवृत्ति का, ठीक है, तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, इसी को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहेंगे। पढ़ के मैं सुना देता हूं, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। दोनों सेम है। अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछा जाता है तब भी यही लिखना है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पूछा जाता है तब भी यही लिखना है, दोनों नाम सेम ही है, ठीक है। अब एक चीज और मैं यहां पे समझा दूं, देखो अभी आपसे पूछा जाए देहली आवृत्ति क्या है, तो आप लोग एक परिभाषा लिखेंगे, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, वो देहली आवृत्ति होगा। मतलब ये जो प्रकाश आई है ये क्या है? ये प्रकाश है, ठीक है। तो इस प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, वो देहली आवृत्ति होगी। अब देहली तरंगदैर्घ्य अगर पूछा जाए तो आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, ये जो प्रकाश आई है इसकी वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, वो देहली तरंगदैर्घ्य कहलाएगा, ठीक है। ये सब डेफिनेशन अभी आगे आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैंने चित्र समझाया है तो मैं सोच रहा हूं कि आपको यहीं पर डेफिनेशन समझा दिया जाए। अगर आपसे प्रकाश विद्युत कार्य फलन पूछा जाए तो कह दीजिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, वो हो प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाएगा। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझ में आ गया कि जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का कोई प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन और इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है, ध्यान से देखना। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन क्या होता है? तो देखो वही चीज जो मैंने बताया था आपको कि वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। यानी कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकती है, वो उस धातु का, उस प्रकाश का कार्यफलन कहलाएगा, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाएगा। सामान्यतः इसको W से व्यक्त करते हैं, मतलब कार्यफलन को W से डिनोट करते हैं। W इक्वल टू क्या होगा? वैसे वर्क, W का मतलब क्या होता है? वर्क, ठीक है। तो W इक्वल टू होगा H म्यू नॉट, ये फॉर्मूला होगा। W इक्वल टू होगा H म्यू नॉट, ये फॉर्मूला होगा। अब आप लोग कहेंगे सर जी W तो कार्यफलन है, बट यहां पे H क्या है और म्यू नॉट क्या है? देखो भैया H जो आपका है ये प्लांक नियतांक है। क्या है? प्लांक नियतांक, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। और जो म्यू नॉट है ये देहली आवृत्ति है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। देहली आवृत्ति, एक ही चित्र से आपको सारी चीजें समझ लेनी है, तो ये देहली आवृत्ति है। अब यहां पे एक कंडीशन और है, चूंकि देखो जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट वो C अपान लैम्डा नॉट के बराबर होता है, मतलब C अपान लैम्डा नॉट के बराबर होता है। म्यू नॉट इक्वल टू होता है C अपान लैम्डा नॉट। तो यहां पे अगर म्यू नॉट की जगह पर हम C अपान लैम्डा नॉट लिख दें तो यही वाला जो फॉर्मूला, इसलिए ये फॉर्मूला W इक्वल टू क्या आएगा? देखो H आपका H ही रहेगा और म्यू नॉट की जगह पर C अपान लैम्डा नॉट कर देना, तो C अपान लैम्डा नॉट। अब ये फॉर्मूला कार्यफलन का कुछ इस प्रकार से आया, W इक्वल टू HC अपान लैम्डा नॉट, जहां पर H आपको पता है, C क्या है C भी जान लीजिए, और लैम्डा नॉट क्या है ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो C आपका है प्रकाश की चाल, सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो प्रकाश की चाल है। लैम्डा नॉट क्या है? जैसे म्यू नॉट आपका देहली आवृत्ति था, वैसे लैम्डा नॉट है देहली तरंगदैर्घ्य, इसको देहली तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। इसको भी अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आज इस चैप्टर का हम सफाया करके रहेंगे, ठीक है। विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रक्रिया, तो ये देहली तरंगदैर्घ्य है।
तो ये फॉर्मूला होता है कार्यफलन का। कार्यफलन क्या होता है? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। सामान्यतः इसको W से व्यक्त करते हैं। W = h म्यू नॉट होता है, जहां पर h है प्लांक नियतांक, म्यू नॉट है देहली आवृत्ति। अब म्यू नॉट = c/λ होता है, तो हमारा W = hc/λ होगा, क्योंकि म्यू नॉट की जगह पर हमने c/λ लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, जहां C है प्रकाश की चाल, λ0 है देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भैया देहली आवृत्ति क्या होता है। इस चैप्टर में देहली आवृत्ति जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वही चीज जो मैंने आपको बताया था, और इसका देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? देहली आवृत्ति, ठीक है, तो इसको समझते हैं कि देहली आवृत्ति क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाता है। यानी कि जब हमने ये समझाया था तो इसमें एक प्रकाश आया था, इस धातु की सतह पर पड़ा था, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। तो वही सेम चित्र, मतलब जो आपतित प्रकाश थी उसकी वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, अभी मैंने बताया था। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, यही इसकी महत्व है। यानी कि अगर जो ये प्रकाश आपका इस धातु की सतह पर पड़ा था, अगर इस प्रकाश का जो मान है वो देहली आवृत्ति से कम है, तब इस धातु की सतह से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और जब देहली आवृत्ति के बराबर होगा तभी यहां धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यही इसकी महत्व है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर जी म्यू नॉट देहली आवृत्ति इक्वल टू होगा क्या? तो वही फॉर्मूला देखो, म्यू नॉट इक्वल टू मैंने बताया था c/λ0। c/λ0 इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे c है प्रकाश की चाल, λ0 आपका है देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो ये हो गया। एक टॉपिक और है इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो एक टॉपिक और देख लेते हैं हम लोग, वो है देहली तरंग दैर्ध्य। तो वही सेम प्रोसेस जो मैंने बताया था, आपतित किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। यानी कि आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, वो देहली तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ आपको समझना है, समझने की आपको फेर है। ठीक है, इसको λ0 से प्रदर्शित करते हैं, मतलब किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान। सिंपल सा मैं बताऊं तो आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, वो उस धातु का देहली तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। ठीक है, इसको λ0 से प्रदर्शित करते हैं। λ0 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, उसी तरह फॉर्मूला रहेगा जैसे म्यू नॉट इक्वल टू c/λ0 होता था, वैसे λ0 इक्वल टू c/μ0 होगा। म्यू नॉट को इधर लाएंगे तो λ0 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा देहली तरंग दैर्ध्य का। अब यहाँ पे c क्या है, प्रकाश की चाल है, सबको पता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और म्यू नॉट क्या है, ये देहली आवृत्ति है, बस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका हो जाएगा देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब हम ऐसे टॉपिक पर आ रहे हैं भैया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर वाले प्रश्नों में एक क्वेश्चन आता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान देना ये क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये तो हो गया आपका। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। देखो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, दोनों एक ही है, मैंने आपको बताया। मतलब आपने ये तो पढ़ लिया कि जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन कब उत्सर्जित होंगे, इसके कुछ नियम है, कुछ नियम कानून है, वो अगर अप्लाई होगा तभी, जब ये आप प्रकाश इस पर पड़ेगा धातु पर, तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो वो नियम क्या है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, देखो ध्यान से समझना, नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए जाने वाले प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए।
जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। मतलब वैज्ञानिक लेनार्ड और मिल्कन ने यह नियम दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम निम्न है। इसके नियम क्या क्या है उसको समझिए। कुछ नियम कानून है। देखो, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो प्रकाश है इसकी तीव्रता जितना ज्यादा होगी इस धातु की सतह से उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वही कहा जा रहा है कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, यानी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के निकलने का जो दर होता है, जो समय सीमा होता है, वो धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमानुपाती प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर। जितना ज्यादा प्रकाश इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से गिरेगा, जितनी ज्यादा तीव्रता होगी, उतने ज्यादा प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी कि ये जो प्रकाश है ये जितनी तेजी से धातु की सतह पर पड़ेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई। ठीक है, तो ये जो धातु इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर है ये प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा देखिए क्या है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। मतलब ये जो आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं इसकी जो गतिज ऊर्जा है ये प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। मतलब जो हमारे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। प्रकाश की तीव्रता कितनी है ये प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा से इसका कोई मतलब या लेना देना नहीं है। ठीक है, तीसरा देखो क्या है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। यानी कि ये जो प्रकाश है इसकी आवृत्ति जितना ज्यादा बढ़ेगी प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। जितने ज्यादा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी और नियम है, दो और नियम है। देखो चौथा नियम, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है। यानी कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जो ये प्रकाश भैया इस धातु की सतह पर पड़ा है, इस प्रकाश की आवृत्ति अगर न्यूनतम मान से कम है या फिर कहा जाए अगर देहली आवृत्ति से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यानी कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। यानी कि देहली आवृत्ति जो है वो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। और अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ये अपने दिमाग में नोट कर लेना। पांचवा नियम क्या है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट नियम है। देखो, प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात प्रकाश के धातु की सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। यानी कि जैसे ही यह प्रकाश इस धातु की सतह पर गिरता है तुरंत ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, टाइम नहीं लगता। वही कहा गया है कि प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। जैसे प्रकाश धातु की सतह पर गिरेंगे तुरंत ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, प्रकाश की तीव्रता पर ये डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। मैंने आपको पांच नियम बताए। अब इससे बाहर भैया कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ट्रेंडिंग में चल रहा है भैया 3 नंबर में। देखो, द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। मतलब द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम इज मनी। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो देखो, द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे, द्रव्य तरंगों को ही हम डी ब्रोगली तरंगे बोलते हैं। और डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र भी आपको लिखना है जो मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी उस फॉर्मूले से रिलेटेड आता है तो इसको आप मिस आउट नहीं कर सकते। देखो, सन 1922 में डी ब्रोगली ने विचार रखा कि पदार्थ और विकिरण की पारस्परिक क्रिया समझने के लिए कणों को पृथक रूप से ना मानकर तरंग पद्धति से समन्वित माना जाए।
उन्होंने बताया कि जब कोई द्रव्य कण चलता है तो वह भी तरंग की भांति व्यवहार करता है। जब कोई द्रव्य कण किसी माध्यम में चलता है तो वो भी एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। इस सिद्धांत का सत्यापन डेविसन और जर्मर ने अपने प्रयोगों द्वारा किया। मतलब इस सिद्धांत का कि कोई द्रव्य जब चलता है तो वो भी तरंग की भांति व्यवहार करता है, इसका जो सत्यापन है, प्रूफ जो है, वो डेविसन और जर्मर जी ने किया था अपने प्रयोग से। उन्होंने स्थापित किया कि इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज का विवर्तन देखा जा सकता है, जो एक तरंग का गुण है। अतः द्वैती प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि यह द्रव्य कणों में भी होती है। यानी कि जो द्वैती प्रकृति होती है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये सिर्फ प्रकाश में ही नहीं होती, ये द्रव्य में भी होती है। इसीलिए चैप्टर का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। मतलब द्रव्य में भी द्वैत प्रकृति पाया जाता है। ठीक, अब देखिए इतना तो हमने आपको बता दिया, थोड़ी जानकारी किसने क्या किया, लेकिन द्रव्य तरंगें वास्तव में होती क्या है पहले उसको समझिए। गतिमान कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से तरंग संबद्ध होती है। मतलब जो गतिमान कण होते हैं उसमें तरंग संबद्ध होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। मतलब गतिमान कण जो होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इससे हमेशा एक तरंग संबद्ध होती है। इन्हीं तरंगों को ही द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो है वो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। मतलब जो गतिमान कण है उससे कोई ना कोई तरंग संबंध होती है, उसी तरंग को ही हम द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। और द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। बस हो गया, ठीक है। अब एक प्यारा सा हम लोग हेडिंग डालेंगे क्योंकि हमें लिखना है द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। तो यहां पे हेडिंग डालेंगे द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, तो ऐसे मैंने लिख दिया, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। भाई हाथ मेरा काम नहीं कर रहा, राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती है, ठंडी है। ठीक है, तो देखिए अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो देखिए द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, एच अपान एम वी। ये होता है द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला, या इसी को ही हम बोलते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अब चूंकि P इक्वल टू एम बी होता है, संवेग जो P होता है इक्वल टू आपका होता है एम बी। क्या होता है भैया? एम वी। आपको पता होगा P इक्वल टू एम बी। ठीक है, संवेग। अब देखिए तो हम एम बी के जगह पर P भी लिख सकते हैं, तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू, चूंकि इसलिए ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी भी हम लिख सकते हैं। तो यही डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी या लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। अब यहां पे आप कहेंगे सर जी लैम्डा तो पता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, एच क्या है, पी क्या है, एम क्या है और वी क्या है। भाई ये भी जानना जरूरी है, सब पढ़ रहे हैं तो इनको कैसे हम मिस आउट कर सकते हैं। देखो लैम्डा आपका एच है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। ठीक है, यहां पे P आपका है संवेग, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और M क्या है? कण का द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान। ठीक है, और V क्या है? ये कण का वेग है, कण का वेग। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, यही होता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी। अगर आपको H दिया गया है, M दिया गया है, V दिया गया है, तो आप जो है लैम्डा को बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कण का संवेग, ये आपका P जो है कण का संवेग है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारे परमाणु चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यानी कि जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है। ठीक, देखिए क्या है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु की संरचना के लिए क्या सूचनाएं प्राप्त हुई। ठीक है, ये परमाणु चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग है उसको आपको बताना है, आखिर कैसे उन्होंने नाभिक की खोज की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई तरह से ये क्वेश्चन आता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहां पे हम पढ़ाएंगे आपको रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। ठीक है, यानी कि रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। देखिए इसमें
इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। मतलब इन्होंने परमाणु की संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड जी ने प्रयोग किया था, वही प्रयोग मैं यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। बाकी चैप्टर का तो हम पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर नंबर 12 है, अभी 13 का पढ़ेंगे, 14 का पढ़ेंगे, सारा चैप्टर 9 से 14 तक सबको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, परमाणु की संरचना जानने के लिए लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में पोलोनियम नामक एक रेडियो एक्टिव तत्व से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाली अल्फा किरणों के बारीक किरण पुंज को एक बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र से टकराया, ठीक है। उन्होंने जो प्रयोग किया, जिसके आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त किए। जैसे देखिए, ये एक परमाणु की संरचना है, ठीक है, और यहां पर इस पर अल्फा कण जो है, अल्फा कणों को इससे गुजारा जा रहा है। देखिए यहां पे लिखा है कि इससे निकलने वाली अल्फा किरणों के बारीक किरण पुंज को एक बहुत ही पतले स्वर्ण पत्र से टकराया। तो देखिए यहां पे जो बहुत ही बारीक किरण पुंज है, जो अल्फा कण है, वो देखिए इस परमाणु से होकर जा रहे हैं, और बीच में ये नाभिक है। इसी नाभिक की खोज भी हुई थी इसी में, ठीक है, जो रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग है। तो देखिए यहां पे अल्फा कण, देखो कुछ अल्फा कण क्या है, देखो कुछ अल्फा कण सीधे चले जा रहे हैं, देखो ये अल्फा कण और ये अल्फा कण, ये जो लाइन है एकदम सीधी चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, आर पार बिना प्रभावित किए सीधे निकल गई। इससे पता चलता है कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला है। देखिए ये एक परमाणु है, इसके अंदर नाभिक है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। अब जब इस पर अल्फा किरणें जो है उसको गुजारा गया, तो बहुत सारे अल्फा कण जो है वो सीधे निकल गए। तो इससे ये पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खोखला है, ठीक है। कुछ अल्फा कण देखिए यहां से ये जा रही है और ऐसे मुड़ गई, देखिए ये ऐसे मुड़ गई, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो परमाणु है, ठीक है, उसके अंदर जो नाभिक है वो धनात्मक है। क्यों? कुछ अल्फा कण 90 डिग्री अथवा अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का केंद्रक जो है वो धनावेशित है, तभी वो अल्फा किरणों को प्रतिकर्षित कर रहा है, क्योंकि अल्फा किरण जो होती है वो धनात्मक होती है। अब जब ये धनात्मक किरण जाएगी, तो अगर धनात्मक होगा हमारा नाभिक, तो धन धन क्या होता है, प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। इसीलिए कुछ अल्फा कण जो है दूर चली गई। इससे पता चलता है कि जो नाभिक है वो धनावेशित है, परमाणु का जो केंद्रक है वो धनावेशित है, क्योंकि अल्फा किरणें भी धनावेशित होती हैं। धनावेश और धनावेश जब साथ में आने लगे तो उन्होंने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण, देखो एक अल्फा कण क्या है, ये गया और ऐसे अपने ही मार्ग में वापस आ गया। देखो यहां पे ये तीर, देखो तीर पर ध्यान दो, ये तीर जाने वाला ये गया और देखिए ये रिटर्न हो गया, ये तीर इस तरह से हो गया, ठीक है। यानी कि 20,000 में से लगभग एक अल्फा कण जो होते हैं, एक अल्फा किरण है, वो अपने ही मार्ग में पुनः वापस लौट आती है। इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्रक में होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये वापस लौट आई, देखो ये अल्फा किरण वापस लौट आई, इसका मतलब कुछ तो है, इसी से नाभिक की खोज हुई। अब वापस लौट आई यानी कि धनात्मक है, और इस परमाणु का अधिकांश जो द्रव्यमान है वो इसके केंद्रक में होता है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। तो समझ में आ गया अल्फा किरणों का प्रकीर्णन प्रयोग। तो देखो यहां पे लिखा है, सबसे पहला निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। देखो ज्यादातर ये सीधे निकल गए, मैंने तो एक ही लिखा है लेकिन बहुत सारे होंगे, ठीक है, निकल जाते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरी चीज, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री अथवा अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का केंद्रक धनावेशित है, तभी वो अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करता है। यानी कि कुछ अल्फा कण देखिए ये मुड़ गई 90 डिग्री या उससे अधिक कोण पर, ठीक है। इससे पता चला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है, यानी कि परमाणु का केंद्रक जो है वो धनावेशित है, तभी अल्फा किरणें जो है प्रतिकर्षित हुई है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा, 20,000 अल्फा कणों में से लगभग एक अल्फा कण अपने ही मार्ग पर वापस लौट आता है। इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्रक में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण अपने ही मार्ग पर पुनः वापस आ गया। इससे निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड जी ने कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्रक में होता है, जिसको हम नाभिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यानी कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं, उन्होंने परमाणु की संरचना को जानने के लिए ये प्रयोग किया था, ठीक है। समझ में आया? अल्फा किरणों के किरण पुंज को गुजारा था परमाणु से। तो यहां पे क्या हुआ, कुछ अल्फा कण सीधे निकल गई, कुछ अल्फा कण अपने अधिक कोण या 90 डिग्री पर मुड़ गई, कुछ अल्फा कण जो है वापस लौट आई अपने मार्ग में, ठीक है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो परमाणु है उसका अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्रक में होता है, जिसको हम लोग नाभिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा
ये आपका हो चुका है, रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है ये हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी की परिभाषा दीजिए। क्यूरी क्या होता है, डेफिनेशन आपको बताना है। देखिए ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। ठीक है, इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, मतलब क्यूरी को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। देखिए यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी। मतलब यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी। इसका मतलब 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 × 10⁻−10 विघटन प्रति सेकंड या बेकुरल। ठीक है, तो ये क्यूरी की परिभाषा कभी कभी आती है छोटी सी। देखिए इसमें और भी क्वेश्चन है, बोर का परमाणु मॉडल वो भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो भी इसी चैप्टर का है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, मतलब नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। संलयन का मतलब क्या होता है, देखो संलयन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक, देखो नाभिकीय संलयन क्या है, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। मतलब दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर, परस्पर आपस में मिलकर होकर भारी नाभिक बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन का मतलब मिलना। ठीक है, संलयन का मतलब ही होता है मिलना। देखिए संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है तथा द्रव्यमान के इस अंतर के तुल्य ऊर्जा इस प्रक्रिया में मुक्त होते हैं। उदाहरण देखिए अभी संलयन का, जैसे भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटीरियम, भारी हाइड्रोजन कहो या ड्यूटीरियम कहो 1H2। ठीक है, 1 क्या है, ये परमाणु क्रमांक है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप बोल सकते हैं। 2 क्या है, परमाणु भार के दो नाभिकों के संलयन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन हम लोग कराते हैं। देखो जैसे रिएक्शन आप लोग ये देखिए 1H2। ठीक है, ये 1 थोड़ा नीचे लिखिएगा। ठीक है, और 1H2 प्लस 1H2 इस प्रकार से लिखिएगा जैसा मैं इसमें लिख रहा हूं ये। ठीक है, ये आपका है ड्यूटीरियम। ठीक है, अब दो नाभिकों को, भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटीरियम के दो नाभिक का संलयन मैंने कराया। देखिए दोनों नाभिक का संलयन कराया तो बनेगा क्या हमारा, यहां पे बनेगा 1H3 प्लस 1H1 और प्लस 4। ठीक है, 4 MeV यहां पे ऊर्जा भी मुक्त होगी। ठीक है, तो क्या कहा गया था ऊपर देखिए नाभिकीय संलयन को, दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो यहां पे दो हल्के नाभिक, दो ड्यूटीरियम आपस में संयुक्त हुए और यहां पे ट्राइटियम बना। ट्राइटियम जो है ये भारी नाभिक है। ठीक है, ट्राइटियम, और ये तो आपका हाइड्रोजन है, लिख दीजिएगा, ये ऊर्जा मुक्त होती है 4 MeV। ठीक है, ये ऊर्जा है, और ये आपका है ड्यूटीरियम, दोनों ड्यूटीरियम है। ठीक है, ड्यूटीरियम यानी कि दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन बोलते हैं। तो यहाँ पे दो हल्के नाभिक संयुक्त हुए तो भारी नाभिक बना, इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा और समझिए, अब ये ट्राइटियम पुनः ड्यूटीरियम के नाभिक से संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। ये जो ट्राइटियम है ये फिर से जो है इस ड्यूटीरियम के साथ संयुक्त होगा और हीलियम नाभिक का निर्माण करेगा। कैसे करेगा, देखो हमारा ट्राइटियम जो अभी बना है उसको देख लेते हैं, 1H3 ये हो गया। ठीक है, प्लस 1H2 ये फिर से ड्यूटीरियम से संयुक्त होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो ध्यान देना, तो यहां पे आपका बनेगा 2He4। ठीक है, और प्लस 0N1 बनेगा और प्लस ऊर्जा भी मुक्त होगी 17.6 MeV। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, यानी कि ट्राइटियम जो है ये हमारा ट्राइटियम है, ये ड्यूटीरियम के नाभिक से संलयित होगा फिर से और ये हीलियम नाभिक का निर्माण करेगा, ये हीलियम का नाभिक है। ठीक है, तो यही होता है नाभिकीय संलयन। बस इतना याद रखिए, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही कीजिए। वैसे ये मेनली 2 नंबर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन तो पढ़ लिया, अब नाभिकीय विखंडन पे चलते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन के बाद नाभिकीय विखंडन है, इसको देखिए। नाभिकीय विखंडन क्या है, इसे प्रदर्शित करने का एक समीकरण दीजिए। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसको प्रदर्शित करने का एक समीकरण देना है। तो देखिए नाभिकीय विखंडन, किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। देखो वहां पे 2 हल्के नाभिकों से
दो हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त से भारी नाभिक बनता था, मतलब जुड़ता था, तो उसको संलयन बोलते थे। विखंडन का मतलब टूटना। तो किसी भारी नाभिक के दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। उसमें दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक बनाते थे। इसमें क्या है, दो भारी नाभिक, इसमें भारी नाभिक टूटेगा और दो या दो से अधिक हल्के नाभिक बनेंगे, इसी को नाभिकीय विखंडन कहेंगे। इसका रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा। देखो, जैसे एक नाभिक हम ले लेते हैं, भारी नाभिक 92 U, ठीक है, 235, ये थोड़ा भारी नाभिक है, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, ठीक है, इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराएंगे 0N1 से, ठीक है। अब देखिए जब ये टूटेगा, ठीक, तो छोटे छोटे नाभिकों में, दो हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। किसमें किसमें देखो, एक तो आपका होगा 56 BA, ठीक है, 144, ठीक, और एक आपका होगा 36 KR 89, ठीक है, इस प्रकार से 89, और प्लस एक होगा 30N1, ठीक है, और प्लस ऊर्जा भी निकलेगी। आप साइड में ऐसे करके प्लस ऊर्जा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, जो 92 यूरेनियम का नाभिक है ये टूटा, किसमें, ये 56 BA 144 में और 36 KR 89 में, ठीक है, दो हल्के नाभिकों में टूटा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। समझ में आया। तो किसी भारी नाभिक के दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये वाला रिएक्शन याद रखिएगा, जाकर लिख दीजिएगा अगर आता है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं इसमें, ठीक। देखो, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में अपना ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण है, इस प्रक्रिया में प्राप्त नाभिकों तथा न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान मूल नाभिक तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, अर्थात इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है। यह द्रव्यमान क्षति ही आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर प्राप्त होती है। जो ऊर्जा निकलती है इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। इसी में और भी टॉपिक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है। देखो, समस्थानिक तथा समभारिक का अर्थ दो दो उदाहरण देकर समझाइए, सम न्यूट्रॉनिक को भी बताइए। मतलब समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक सबको समझाना है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। देखो, समस्थानिक क्या होता है, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उस तत्व के समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होगी। इसको हम समस्थानिक या समप्रोटॉनिक बोलते हैं। या दूसरा डेफिनेशन अगर देखें तो जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। यह भी इसी का डेफिनेशन है, आपने यही पढ़ा होगा पहले कि जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। मतलब परमाणु क्रमांक जितना होगा वही उसके इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या होगी, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। देखो उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण क्या क्या होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसको ही हम बोलते हैं। जैसे देखो यहां पे हम एक तत्व ले लेते हैं हाइड्रोजन। क्या लिया हमने, हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमने ले लिया। देखिए अब इसके 2-3 परमाणु हम लिख देते हैं। जैसे आपका हो गया 1H1, ठीक है, 1H2 और 1H3। तो देखिए इसमें क्या है, ध्यान से समझना। इसमें जो परमाणु क्रमांक है 111 सबका है, ठीक है। तो ये जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। सब हाइड्रोजन के ही तत्व हैं। देखिए इसमें जो एक एक लिखा है ये परमाणु क्रमांक है, देखो समान है, लेकिन ऊपर जो लिखा है परमाणु भार है ये भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, क्योंकि परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो ये आपका समस्थानिक होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और कहा गया था, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो उस तत्व के समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहलाएंगे। तो देखो यहां पे क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, ये जो 1 है ये प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है, तो ये सब तो समान है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो अलग अलग है, तो इनको हम लोग कहेंगे समस्थानिक, ठीक है। ऐसे ही और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, जिसे ऑक्सीजन का हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन के परमाणुओं को ले लेते हैं। देखो इसमें भी जैसे 8O16 हो गया आपका, ठीक है।
उसके बाद में 8O17 हो गया आपका, उसके बाद में 8O18 हो गया। ठीक है, ये सब आपके समस्थानिक ये भी होंगे, क्योंकि इसमें देखिए परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार सबका अलग अलग है, तो ये तो समस्थानिक हो गया। ठीक है, समभारिक पे हम लोग चलते हैं, वो भी लगभग ऐसे ही है। समभारिक मतलब ऐसे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान हो, समभारिक कहलाते हैं। मतलब देखिए वहां पे समस्थानिक था, यानी कि परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न था, वो समस्थानिक थे। समभारिक नाम से स्पष्ट है, समभार यानी कि परमाणु भार समान हो। ठीक है, तो ऐसे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान हो, वो होंगे आपके समभारिक। ठीक है, उदाहरण देखिए, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। उदाहरण में देख लीजिए क्या क्या है इसमें समभारिक में। ठीक है, देखो समभारिक में जैसे आपका हो गया 1H3 तथा 2He3। देखो इसमें आपके परमाणु भार समान है, ऊपर 3 है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो इसको हम समभारिक बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल अगर लिया जाए, जैसे देखो दूसरा एग्जांपल 7N14 तथा ठीक है 6C14। देखो ऊपर परमाणु भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो ये समभारिक होंगे। ऐसे और भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके समभारिक होंगे। मतलब समभारिक वे होते हैं ऐसे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक समान, देखो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, देखो परमाणु क्रमांक 1 2 है लेकिन परमाणु भार जो ऊपर है ये समान है दोनों में, तो ये समभारिक होंगे। ठीक है, अब सम न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, देखिए ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है, सम न्यूट्रॉनिक यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान। तो ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, अर्थात इनके लिए परमाणु क्रमांक जड़ तथा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान परमाणु भार A दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, दोनों अलग होते हैं। ठीक है, जैसे इसका भी उदाहरण हम देखेंगे, एग्जाम्पल उदाहरण। ठीक है, ये उदाहरण हो गया। अब देखो क्या होगा, जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 3Li7 ठीक है तथा 4Be8। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आपके प्रोटॉन समान है, मतलब क्या है न्यूट्रॉन समान है, लेकिन इसमें देखिए ये 4 है ये 3 है, इसका परमाणु क्रमांक अलग अलग है। भार देखिए 4 और 7 और 8 है, परमाणु भार भी अलग अलग है, लेकिन यहां पे इसका न्यूट्रॉन समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या। क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या को कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये परमाणु भार जो परमाणु क्रमांक जो है परमाणु भार, ठीक है परमाणु भार जो होता है आपका, इसमें से परमाणु क्रमांक ठीक है इसको माइनस कर देंगे। तो देखो 7 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 8 में से 4 को जब हम माइनस करेंगे तो भी 4 ही आएगा। तो देखो यहां पे जो परमाणु भार है परमाणु क्रमांक है, इसको माइनस कर देना, जो आएगा वो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा फिर भी 4 ही बचेगा। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, दूसरा एग्जाम्पल हम साइड में चलिए नीचे ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से लिखिएगा वहां पे। जैसे हम ले लेते हैं 1H3 ठीक है 1H3 और तथा 2He4, ये भी सम न्यूट्रॉनिक है। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाओगे, 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 2 गया 2। देखो न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दो, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी, और यहां पे न्यूट्रॉनों की संख्या बिल्कुल समान है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। बस हो गया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर 14। देखिए चैप्टर 14 में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं लिया है, बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे क्वेश्चन को लिया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका है अग्र अभिनत जो भी है, पूर्ण तरंगकारी अर्ध तरंगकारी दिष्टकारी, इसको पढ़ लेना। ठीक है, बाकी हम जो क्वेश्चन है छोटे वो बता देना है। ठीक है, देखो
ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? तो सिंपल सा है, देख लो। ऊर्जा बैंड किसी निश्चित लघु ऊर्जा परिसर में अत्यंत निकट रूप से स्थित ऊर्जा स्तरों की एक बड़ी संख्या का समूह ऊर्जा बैंड कहलाता है। मतलब किसी निश्चित लघु ऊर्जा परिसर में अत्यंत निकट रूप से स्थित ऊर्जा स्तरों की एक बड़ी संख्या का समूह ऊर्जा बैंड कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम। ठोस में कौन कौन से ऊर्जा बैंड होते हैं? तो चालन बैंड तथा संयोजी बैंड, ये ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक क्या होता है? किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। तो अर्धचालक देखिए, वे ठोस पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। मतलब इनकी चालकता चालकों से तो कम होगी लेकिन अचालकों से अधिक होगी, वो अर्धचालक कहलाएंगे। ठीक है, मतलब आधे। उदाहरण जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन बता देते हैं हम। पीएन डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं? पीएन संधि डायोड जो होता है इसमें अवक्षय परत क्या होता है? तो देखो, अवक्षय परत संधि डायोड में पीएन संधि डायोड के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते अवक्षय परत कहलाती है। मतलब संधि डायोड के पीएन संधि डायोड के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते वो अवक्षय परत कहलाती है। बस हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। तो चैप्टर 14 का भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो स्टूडेंट, ये था आपका 12th फिजिक्स के चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 14 तक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सबको मैंने आपको बताया। ठीक है, ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा लॉन्ग क्लास था और आज का ये क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को जाते जाते लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही क्लासेस मैं आपको केमिस्ट्री का भी प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लेना, बस सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।